तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यस सर। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है इसमें क्या हम पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मोशन। क्या है? कॉज ऑफ कॉज ऑफ। मोशन। इस चैप्टर में हम लोग कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। और मोशन का कारण क्या है? वो है फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स अगर जो एक बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, एक बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी को डिफॉर्म भी कर सकता है, रिफॉर्म भी कर सकता है ना। कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन। मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट से चेंज करके स्टेट ऑफ मोशन में ला सकता है, ला सकता है ना। या स्टेट ऑफ मोशन, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट में ला सकता है, उस बॉडी को रेस्ट में ला सकता है कि नहीं। बॉडी को रिफॉर्म कर सकता है, मतलब कोई बॉडी अगर जो डिफॉर्म्ड है, पहले तो अगर जो बॉडी सही तरीके से है तो उसको डिफॉर्म भी कर सकता है। डिफॉर्म मतलब समझे ना। वापस सेम मतलब पोजीशन में लाना है ना। रिफॉर्म मतलब फिर से शेप को रिगेन करने में रिफॉर्म कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है। हम्म। और या तो ये सब हो सकता है कि ऐसा करने का कोशिश करे लेकिन हो नहीं पाए। हो सकता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है लेकिन कोई एक फोर्स लगा रहा है। जैसे घर, तुम्हारा घर अगर जो है, तुम्हारा घर जो है उसको कोई, वो अभी क्या है, रेस्ट में है, उसको कोई क्या फोर्स लगा के मोशन में ला सकता है? वो ट्राई कर सकता है ना। या तो ये सब करने का ट्राई कर सकता है, या कोई लोहे का एक जो है ना गोला बना हुआ है, लोहे का गोला, उसको फोर्स लगा कर क्या डिफॉर्म कर सकते हैं टेनिस बॉल की तरह? हाँ, यस और नो बोलो। नो सर, नो सर। लेकिन ट्राई तो कर सकता है ना, फोर्स ट्राई हाँ। तो कर रहा है ना। या तो हाँ। ट्राई कर सकता है या तो सच में ये सब काम कर सकता है। और मैं ट्राई टू डू अबव। फोर्स ये काम कर सकता है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो यह है फोर्स के बारे में। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किस मामले के लिए यूजफुल है? इस मामले के लिए यूजफुल है, ये सब काम करने के लिए यूजफुल है। इसका मेजरमेंट जो होता है तो उसका यूनिट जो लिखते हैं वो न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। इस चैप्टर में और एक टर्म को जानना है, वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बताओ? मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, डिनोटेड बाय, अगर जो किसी बॉडी का मास m है और v स्पीड से, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मोमेंटम कितना है? p इज इक्वल टू mv। वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इसका लिख सकते हैं, बताओ, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड। या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन में से क्या कर दो, न्यूटन इंटू सेकेंड, क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू सेकेंड, मतलब फोर्स इंटू टाइम, है ना। ये भी हो सकता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग में इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है 2 kg का, इसका मूवमेंट हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, कौन सा डायरेक्शन में? ईस्ट में। तो इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे? p इज इक्वल टू mv, विच इज 2 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। 2 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो हो गया कितना? 20 kg मीटर पर सेकेंड ईस्ट। मोमेंटम का डायरेक्शन ईस्ट हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। एग्जाम्पल एक दे दिया जाए तुम्हें कि एक बॉडी जो है 10 kg का है ना, और ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, और
किसी वजह से किसी ने कोई फोर्स लगाया होगा, उसके वजह से इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, उसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ गया है। तो ये इनिशियल पॉइंट पे है, तो फाइंड चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी निकालना है। डेल्टा पी क्या होगा बताओ? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो डेल्टा पी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पी आई निकालना होगा और पी एफ निकालना होगा। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम। तो पहले फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को अलग अलग निकाल लो। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? 10 इंटू 5 50। फाइनल मोमेंटम क्या है? 10 इंटू 10 100। और इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, है ना? 50 हाँ यस तो अब बताओ डेल्टा पी क्या हो गया? 50 डेल्टा पी इज इक्वल टू हो गया 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 न्यूटन सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम का क्या होगा यूनिट? जो मोमेंटम का यूनिट है वही यूनिट इसका भी होगा, है ना? यस कोई मास बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्या है, तो 50 न्यूटन सेकेंड, है ना? और ये वाला डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो गया? ये एक्चुअली में पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वाला डायरेक्शन शो कर रहा है। हमने इस डायरेक्शन को क्या माना है? पॉजिटिव। और इस डायरेक्शन को क्या माना है? निगेटिव। नेगेटिव। हमारे आंसर में पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है? तो इस केस में चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन कौन सा है? राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? कौन से साइड में मोमेंटम चेंज हुआ है? राइट। राइट साइड में। आगे बढ़ा है ना, पहले कम था अब ज्यादा हो गया, मतलब उसी तरफ बढ़ा है। और दूसरा एक एग्जांपल देखो, इसमें बताओ क्या है? अगर जो एक बॉडी 10 केजी का है, इसका पहले स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर इसका स्पीड हो जाता है यही 10 केजी वाले बॉडी का 5 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ डेल्टा पी क्या आएगा? इस केस में डेल्टा पी क्या आएगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू आएगा, देखो 50 माइनस 100 आएगा कि नहीं? माइनस 50 न्यूटन सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं है ना? तो मैग्नीट्यूड अगर जो कोई पूछे तो कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अब मान लो कि एक बॉडी ऐसे आ रहा है, ये 10 केजी है और ये एक दीवार है, ये इधर आती है, यहाँ इस लाइन पे आता है और बिना स्पीड चेंज किए हुए, मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रही थी और बिना कोई स्पीड चेंज हुए इस दीवार से टकरा के क्या होता है? इधर चला जाता है, ये 10 मीटर पर सेकंड से ही ये बॉडी, ठीक है? तो यहाँ पर मोमेंटम का चेंज क्या हुआ? अगर जो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, बिना स्पीड चेंज हुए, मतलब स्पीड जितना था ना उसी स्पीड से रिटर्न हो गया, तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज कितना हुआ ये निकालना है। मैग्नीट्यूड फाइंड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी यस सर। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। जो हुआ चेंज यहीं पे हुआ ना, पॉइंट ए पे ही हुआ ना, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको वेक्टर की तरह ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे? हमें ब्रेक क्या, कर देंगे। हमारा इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो गया? ये वाला डायरेक्शन हो गया, हो गया कि नहीं? यस यही सर। डायरेक्शन में जा रहा था ना बॉडी, कंटिन्यू करता तो इसी डायरेक्शन में जाता ना। लेकिन फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो गया? इधर हो गया। ये पी आई का डायरेक्शन है और ये पी एफ का डायरेक्शन है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। तो पी आई का मैग्नीट्यूड और पी एफ का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन इसका हम क्या करेंगे? इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन, समझ में आ रहा है? और एक पार्ट हो जाएगा वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन, समझ में आ रहा है? तो पी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी आई इज इक्वल टू पी आई मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ? मैग्नीट्यूड 10 इंटू 10 100 होगा कि नहीं? 100 होगा 100 हाँ। और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 30 30 डिग्री। डिग्री होगा, है ना? और ये वाला एंगल 30 है तो ये 60 होगा, और ये भी 60 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, देखो होगा कि नहीं? 30 डिग्री होगा। तो यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ पी आई, ये हमें समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी एफ विच इज इक्वल्स टू कितना? 10 इंटू 10 100, है कि नहीं? हाँ सर। तो ये वाला हम क्या लिखेंगे बताओ? इधर में इसका क्या हो गया? ये हो गया पी आई कॉस, सॉरी साइन, पी आई साइन 30 डिग्री, और इधर क्या हो गया? पी आई
कॉस Cos. 30 डिग्री। cos जैसे फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करते थे उसी तरह से मोमेंटम का भी कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। हम्म, और इधर क्या हो गया, इसका पी एफ का कंपोनेंट इधर कितना हो गया बताओ, पी एफ साइन 30 डिग्री हो गया, और इधर कितना हो गया, PF cos 30 degree. cos 30 degree पी एफ कॉस 30 डिग्री इस तरफ में हो गया कि नहीं हो गया। तो हम पी आई इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पी आई इज इक्वल्स टू लिखेंगे 100 साइन 30 आई कैप लिखेंगे, प्लस 100 कॉस 30 डिग्री कौन सा, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप लिखेंगे ना। और पी एफ इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पी एफ इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पी एफ वेक्टर को दो कंपोनेंट में मतलब आई कैप जे कैप फॉर्म में लिख देंगे तो कैसे लिखेंगे, पी एफ इज इक्वल्स टू 100 साइन 30 माइनस आई कैप डायरेक्शन में है कि नहीं है, Yes, sir. हाँ सर प्लस 100 कॉस 30 माइनस जे कैप डायरेक्शन में है कि नहीं है, पूरा दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर। हाँ सर तो इसका मतलब ये हो गया कि पी एफ माइनस पी आई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल्स टू बताओ क्या हो जाएगा, ये वाला कितना है, इसका वैल्यू कितना है बताओ, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 1 यानी कि by 2. 50, आई कैप मतलब ये वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 50। 50. तो पी एफ कितना हो गया, पी एफ कितना हो गया बताओ, -50 आई कैप -50 आई कैप, और ये वाला -50√3 जे कैप में से कितना घटाना है बताओ, 50 I cap. 50 आई कैप माइनस प्लस 50√3 जे कैप, तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -50 आई कैप जो हो जाएगा वो क्या कर देगा, -100 -100 आई I कैप, cap. और ये ये वाला कैंसिल जो हो होगा जाएगा. कट जाएगा, प्लस 0 जे कैप। समझ में आ रहा है। Yes, तो sir. यानी कि चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हुआ, या मैग्नीट्यूड इसका क्या हुआ, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी इज, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी इज क्या 100, 100. ये आंसर हो गया हमारा। और इसको अगर जो हम देखें कि भाई एक डायरेक्शन कौन सा है, तो डायरेक्शन बताओ कौन से डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप, मतलब मोमेंटम का चेंज का डायरेक्शन इधर है ना। Yes, sir. ये है डेल्टा पी वेक्टर, डेल्टा पी वेक्टर, समझ में आ रहा है बात। हाँ सर आई कैप, सॉरी आई कैप इधर हो गया ना उल्टा, माइनस इधर हो गया ना, ये डेल्टा पी वेक्टर हो गया -100 आई कैप, ठीक है। ये हो गया डेल्टा पी का डायरेक्शन लेफ्ट में, मतलब देखो इसका कंपोनेंट इनिशियल वाला का कंपोनेंट तो वर्टिकल में भी था और हॉरिजॉन्टल में भी था, है ना। हाँ फाइनल सर मोमेंटम का भी वर्टिकली डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड में है ना। तो तुम ध्यान दो तो वर्टिकल वाला तो दोनों शुरुआत वाला और अंत वाला दोनों में सेम ही है ना डायरेक्शन, दोनों में सेम ही डायरेक्शन है ना, यहाँ पे देखो। Yes, sir. Same direction है. तो चेंज क्या हुआ, ये वाला और ये वाला जो था अचानक से पलटी मार दिया, है ना। Yes, तो sir. कितना हो गया, ये अगर जो 50 था तो ये -50 हो गया, तो चेंज कितने का आया, 0. -100 का। Oh. जैसे हाँ किसी के हाँ पास 50 रुपया है और उसके पास हो जाए -50 रुपया, 50 से हाँ. 0 हो जाएगा तो चेंज कितने का हुआ, -50 का। लेकिन -50. 50 से -50 चला गया यानी कि 50 रुपया उधार भी हो गया, तो -100 का आया ना चेंज, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हम्म क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ सर अब इसमें एक चीज होता है इनर्शिया, क्या होता है, इनर्शिया Inertia. ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ, दिख रहा है ना,
मोशन और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया मतलब इनर्शिया का अपने आप में क्या मतलब है? इनर्शिया एक्चुअली में ये है कि कोई भी बॉडी का एक एक ये होता है इनएबिलिटी, मतलब उसके पास एबिलिटी क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि बॉडी अगर जो रखा हुआ है ना, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये क्या है? जन्मजात प्रॉपर्टी किसी बॉडी जिसके पास मास है, बॉडी किसको बोलेंगे? वैसा कोई भी बॉडी अगर जो बोल रहे हैं तो उसके पास मास है कि नहीं है? हम्म। तो अगर जो तुम्हारे घर में रखा हुआ कोई बॉडी, तो उसको तुम फोर्स लगाते हो तब मूव करता है ना। हाँ सर। अगर जो उसको तुम फोर्स लगाओगे तब मूव करता है ना, ये ऐसे ही मूव कर जाता है? बताओ। नहीं सर, फोर्स लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, तो फोर्स लगा रहे हैं क्यों? फोर्स किसी चीज को क्यों लगा रहे हैं? तुम्हें पढ़ने के लिए कोई क्यों दबाव क्यों देगा? पढ़ने के लिए दबाव तब देगा जब तुम पढ़ नहीं रहे हो, है कि नहीं? हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्टूडेंट को कोई टीचर या कोई पेरेंट दबाव देता है पढ़ाई करने के लिए, तो वो दबाव कब दे रहा है? जब वो पढ़ नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि वो रेजिस्ट कर रहा है। मतलब अगर जो टीचर का एनर्जी जा रहा है या पेरेंट का एनर्जी जा रहा है, ऐसा थोड़े कई स्टूडेंट होता है, पेरेंट बोल दिए चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई में लग जाओ, तुरंत लग गया। किसी को बोला जाएगा तो जब तक 1 घंटा प्रवचन नहीं सुनेगा तब तक पढ़ाई नहीं चालू करेगा। होता है कि नहीं? हम्म। तो ये क्या है एक्चुअली में, बॉडी पे अगर जो तुम फोर्स लगा रहे हो तो लॉजिकली देखो, इसका मतलब ये है बॉडी को जब तुम फोर्स लगा रहे हो तब मूव कर रहा है, इसका मतलब वो मूव नहीं करना चाहता है। रेस्ट में तो मूव नहीं करना चाहता है, तुम्हें उसको पुश करना पड़ रहा है, यानी कि वो रेजिस्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? तुम जो करना चाह रहे हो उसको रेजिस्ट कर रहा है, तभी ना तुमको फोर्स लगाना पड़ रहा है। और जिसका जितना ही मास है, तुम अपने घर में देख लो, तो जितना जिसका मास है उतना ही ज्यादा उसका मुश्किल है मोशन करवाना। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा है उतना ही मुश्किल है ना मोशन करवाना। यस सर। तो ये जो रेजिस्ट करते हैं ना, रेजिस्ट करता है ना, वो क्या करना चाहता है? अभी जो चीज है ना उसी को कंटिन्यू करना चाहता है। अभी रेस्ट में है तो वो उसी को कंटिन्यू करना चाहता है। वो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है। वो किसी भी चेंज को अपने आप में, अपना प्रेजेंट स्टेट में किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है? तो अगर जो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर वो कांस्टेंट मोशन में है तो कांस्टेंट मोशन में रहना चाहता है। जब तक तुम ब्रेक नहीं लगाओगे, जब तक तुम उसको उस पर फोर्स नहीं लगाओगे, वो रुकेगा नहीं। समझ में आ रहा है? जब तक रोड में फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, फ्रिक्शन लेस सरफेस में कोई चीज को फेंक दो, ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। एक्चुअली में देखो तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से जुड़ा हुआ है। ये जो भी बता रहे हैं इनर्शिया, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ से जुड़ा हुआ है। यस तो सर। बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो होता है, ऐसा इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो किसी भी अपने अपने प्रेजेंट स्टेट में किसी भी चेंज को वो रेजिस्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और ये 3 तरह का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का जो एग्जांपल है वो क्या है? देखो, अगर जो बॉडी खड़ा है, अगर जो बस में, स्कूल बस में कभी गए हो, अचानक से बस स्टार्ट होता है, तो क्या होता है? तुम थोड़ा पीछे झुक जाते हो, गिरने की अवस्था में आ जाते हो। बस अचानक आगे चलेगा, तुम पीछे की तरफ गिरने के पोजीशन में चले आते हो। मतलब Yes, sir. जो जो तुम्हारा प्रेजेंट स्टेट था, तुम मान लो कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाला डायरेक्शन, देखो ये वाला डायरेक्शन में बस जा रही है। ठीक है? यस इधर। सर। और अभी बस यहाँ पे रुकी हुई थी, तुम यहाँ पे थे, तो जैसे ही बस मूव करेगा ना ऐसे, वैसे ही तुम इधर इस तरफ गिर जाओगे, इस तरफ। मतलब अभी ये पोजीशन दिख रहा है, ये पोजीशन पेन का दिख रहा है, तुम यहाँ पे बस पे खड़े हो। ठीक है? यहाँ पे बस पे खड़े हो, बस इधर जाना चाहेगी, बस इधर जाना चाहेगी, तुम क्या करोगे? पीछे झुक जाओगे, ऐसा गिर सकते हो, है ना? होता है कि नहीं होता है? यस तो सर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम अभी इस पोजीशन पे थे ना, तुम इसी पोजीशन पे रहना चाहते हो। बस तो आगे लेके जा रही है ऐसे, लेकिन तुमको तो आना है इसी पोजीशन पे जहाँ पे थे, तो इसके लिए तुम्हारा बॉडी जो है अनबैलेंस हो जाता है, गिर जाता है। तो किसी भी चेंज को वो रेजिस्ट करता है। तो जब बस चलने लगता है तो तुम पीछे की तरफ क्यों गिर जाते हो? क्योंकि तुम्हारा पोजीशन ये वाला था, बस जो है आगे बढ़ चुकी है, बस आगे बढ़ चुकी है, लेकिन तुम्हारा बॉडी चाहता है कि हम यहीं पे रहें जहाँ पे थे, तो इसीलिए क्या करता है? वो गिर के वहीं पे आना चाहता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. उसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन का डायरेक्शन, जब बस वाला लगाता है या कोई गाड़ी वाला लगाता है, या तुम मोटरसाइकिल पे बैठे रहते हो, कोई आगे चला रहा है, तुम्हारा भाई चला रहा है, और तुम किसी के भी साथ चल रहे हो, तो ब्रेक लगता है तो तुम आगे की तरफ जो गाड़ी चला रहा है उसी के ऊपर चढ़ जाते हो जाता है कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि तुम्हारा मोशन कंटिन्यू है, तुम चाहते हो कि उसी वेलोसिटी से लगातार चलते रहे, लगातार चलते रहे। वेलोसिटी को कोई जैसे ही
डिक्रीज करने का कोशिश करता है, वैसे ही तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बॉडी वो रिदम पकड़े हुए है, वो उस चेंज को नहीं मानेगा, वो तुमको खुद से बैलेंस करना पड़ेगा। होता है कि नहीं? यस सर। वो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तुम देखो, जब टर्निंग आता है, जब कोई गाड़ी टर्निंग लेता है, तो मान लो विंडो साइड में तुम बैठे हो, तो तब तो ठीक है, थोड़ा सुरक्षित हो, नहीं तो किसी आदमी के ऊपर ही ऐसे जब जा रहा है सीधा गाड़ी, इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहता है, बॉडी जो है इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहता है, जैसे ही टर्निंग लेफ्ट आया तुम राइट में झुक जाते हो, क्योंकि तुम क्या चाहते हो, इस लाइन पे कंटिन्यू करना चाहते हो, और तुम्हें कोई इधर लेके जाना चाहता है, तो तुम इधर झुक जाओगे। समझ में आ रहा है? यस सर, यस तो सर। वो हुआ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बेसिकली ये समझने वाली बात है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी आता है, तो कभी अगर जो इससे क्वेश्चन आए तो उसको तुम पकड़ लोगे, है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ में अब आते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, जल्दी से बोलो। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? कोई बॉडी रेस्ट में है इनर्शिया वाला ही ना। तो ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, या कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट मोशन में है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये तब तक इसी स्टेट को कंटिन्यू करेगा, तब तक उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू करेगा, तब जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स। अनबैलेंस्ड, इसमें ये चीज लिखना है, अनबैलेंस्ड, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा, तब तक जो स्टेट है अभी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और कांस्टेंट मोशन में है तो कांस्टेंट मोशन में रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। ये न्यूटन का पहला नियम है, उन्होंने ये चीज को बताया। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने बताया इसलिए ऐसा होता है, न्यूटन ने ये चीज को ऑब्जर्व किया और इसको उन्होंने एक सेंटेंस में, एक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? हाँ, पहले भी ऐसा था ना कि तुम्हारे घर में जहाँ पैसा रखा हुआ है वहां पैसा तब तक रखा रहता था जब तक उसमें से कोई नहीं ले। होता था कि नहीं? हाँ सर। जब तक एक्सटर्नल फोर्स हाथ वहां नहीं पहुंचेगा तब तक वो पैसा गायब नहीं नहीं होगा। होगा। तो पहले भी था, न्यूटन के पहले भी था, लेकिन न्यूटन ने इसको एक कॉन्सेप्ट बना दिया और हम लोग को पढ़ने लिखने का थोड़ा सा एक प्रेशर दे दिया। ठीक है, तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है ये। मान लो कि एक बॉडी है, इस पे तुम फोर्स लगा रहे हो, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो इधर, लेकिन इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो एक्सटर्नल फोर्स तो इस पे 2 लग रहा है, लेकिन ये किस तरह का है, बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड फोर्स है। तो ये रेस्ट में है तो ये कंटिन्यू अभी रेस्ट में ही रहेगा, ये बैलेंस्ड फोर्स है। यही अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल ये हो गया। एक अकेला फोर्स लग रहा है तो अनबैलेंस हो गया, या 20 इधर लग रहा है 10 इधर लग रहा है तो अनबैलेंस हो गया। ठीक है, ये अनबैलेंस फोर्स है। और भी तुम बना सकते हो, डायग्राम बना के देखना, मतलब हमें भेजना कि देखिए सर मैंने बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का कुछ एग्जांपल अपने नोटबुक में बनाया है, वो हमें भेजना। ठीक है, 4 5 10 20 40 50 जितना फोर्स तुम बनाना चाहो उतना बना सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि 10 15 फोर्स लगाए और फिर भी बैलेंस्ड हो। जैसे एक ऊपर लगा दिया 10 न्यूटन, एक नीचे लगा दिया 10 न्यूटन, एक राइट में लगा दिया 20 न्यूटन, एक लेफ्ट में लगा दिया 20 न्यूटन, एक इधर लगा दिया 30 न्यूटन, एक इसके अपोजिट लगा दिया 30 न्यूटन। बताओ फोर्स बढ़ने के कारण क्या ये अनबैलेंस हो गया क्या? ये नहीं भी सर, बैलेंस बैलेंस नहीं फोर्स का है। एग्जांपल है। क्या है ये? बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस का एग्जांपल है। ठीक है, यस इसमें सर। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। तो अनबैलेंस फोर्स चाहिए हमेशा, एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए ही अनबैलेंस। और ये भी याद रखना चाहिए कि इंटरनल फोर्स क्या होता है और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। इंटरनल फोर्स होता है, जैसे एक बॉडी के लिए अगर जो देखना है, बॉडी का एक पार्ट दूसरे, जैसे मान लो कि मैं एक पूरा मेरा एक अपने ऊपर मैं ये कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल की तरह लेके सीखना चाहता हूँ। तो मान लो कि ये मेरा पूरा बॉडी है, तो पूरा बॉडी में ये हाथ भी आता है कि नहीं? बताओ, तुम अपने से धक्का देके पीछे जा सकते हो, इतना करोगे तो पीछे जाओगे, लेकिन इतना ही कोई तुम्हें दूसरा आदमी कर दे तो तुम पीछे गिर जाओगे, अनबैलेंस हो जाओगे। हो जाएगी नहीं? तुम अपने आप को यस धक्का सर। देके पीछे नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर जो तुम अपने ऊपर पीछे लगा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर आगे भी लग रहा है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है। इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, नेट इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज, जीरो। क्योंकि तुम 10 न्यूटन पीछे लगाए तो न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ोगे तो तुम्हारे हाथ पे भी 10 न्यूटन इधर लगा एवरी एक्शन। आगे की तरफ, तो तुम्हारे बॉडी के एक पार्ट में आगे लग रहा है और एक पार्ट में पीछे लग रहा है, नेट जीरो हो जा रहा है, तो तुम कहीं नहीं जा रहे हो। समझे? यस तो सर। नेट इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, नेट इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज
और इंटरनल फोर्स क्या होता है समझ में आ रहा है ना, नेट इंटरनल फोर्स हाँ इज सर। ऑलवेज जीरो। ये तो एक बॉडी के लिए मैंने एग्जांपल दिया, नेट इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ये तो एक बॉडी के लिए मैंने एग्जांपल दिया। फिर आगे पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, सिस्टम। क्या पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना। सिस्टम क्या होता है, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स विच इज इन आवर कंसिडरेशन, विच इज इन आवर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। और सराउंडिंग किसको बोलते हैं, सिस्टम, यूनिवर्स माइनस सिस्टम इज कॉल्ड Surrounding. माइनस सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यूनिवर्स का पूरा पार्ट में से जितना सिस्टम है उसको हटा दो तो बाकी जो बचा वो क्या है, सराउंडिंग। Surrounding. ठीक है, तो सराउंडिंग जो फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल होगा, और सिस्टम जो फोर्स अपने ऊपर लगाएगा, अपने ही अंदर में लगाएगा, वो इंटरनल होगा। अब एक बॉडी के लिए भी इसको समझ सकते हैं, जैसे हम अपने बॉडी के बारे में, मतलब इसमें जैसे ये इस बॉडी के बारे में चर्चा हो रहा है, तो ये बॉडी अपने आप में क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ये सब जो फोर्सेस लग रहे होंगे ना, कोई और लगा रहा होगा, कोई और लगा रहा होगा, तो वो क्या हो गया, सराउंडिंग से वो फोर्स आ रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स है। समझ में आ रहा है। अगर जो मैं Yes, अपने sir. आप के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इंटरनल फोर्स है, मेरे ऊपर कोई और दूसरा इंसान आके फोर्स लगाएगा तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल External. फोर्स हो गया। समझ में आ रहा है बात। Yes, sir. तो सिस्टम और सराउंडिंग फिर बाद में चर्चा करेंगे जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो, ओके। Yes, sir. न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ तो समझ गए, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है। न्यूटन का दूसरा नियम जो है ये क्या करता है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट बताता है। ये बताता है कि आखिर मान लिया कि नेट फोर्स है, नेट फोर्स अगर जो है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नेट फोर्स का वैल्यू नॉन जीरो है। क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है। तो एफ नेट जो होगा वो क्या होगा, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, डीपी बाई डी होगा। क्या होगा, dp by dt. डीपी बाई डी का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो गया। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, कैलकुलेशन करना सिखाता है। पहला लॉ क्या क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। दूसरा Hmm. क्वांटिटी के बारे में बताता है, और तीसरा भी क्या बताता है, क्वालिटी के बारे में बताता है। समझ में आ रहा है। यस सर। तो पहला क्वालिटी बताया कि क्या है, फोर्स के बारे में, फोर्स का क्या रोल है, और दूसरा फोर्स अगर जो है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके बाकी जो पैरामीटर्स हैं उसका उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो एक ये न्यूटन सेकेंड लॉ ये है। लेकिन क्या होता है कि जब जैसे मोमेंटम चेंज तो दो तरीके से कह सकते हैं या तीन तरीके से हो सकता है। मोमेंटम में क्या क्या आता है, मास और वेलोसिटी। तो मास चेंज करेगा तब भी मोमेंटम चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा तब भी मोमेंटम चेंज करेगा, या दोनों एक साथ चेंज करेगा तो भी मोमेंटम चेंज करेगा, है कि नहीं। Yes, sir. तो आमतौर पे हमें जो अभी पढ़ना है, हमें अभी जो पढ़ना है वो क्या, अभी हम पहले हम उस चीज को पढ़ते हैं जिसमें मास कांस्टेंट है। इफ मास इज कांस्टेंट, इफ एम इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, देन न्यूटन सेकेंड लॉ जो होता है वो क्या हो जाता है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। ये कैसे आता है, सिंपल सा बात है कि मान लो अगर एक बॉडी है जिसका मास m है, इसका इनिशियल स्पीड u था, और t टाइम में ये t इज इक्वल टू जीरो पर का सिचुएशन है, और t टाइम में ये वेलोसिटी v हो गया। तो बताओ कि ये वाला फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, एफ नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पी आई क्या हो गया, एम क्यू, पी एफ क्या हो गया, एम वी। तो बताओ डेल्टा पी क्या हो गया, एम वी माइनस एम यू। और बताओ कि फोर्स क्या होता है, एफ नेट जो होता है वो क्या होता है, ये वाले फॉर्मूला के अनुसार, जो न्यूटन सेकेंड लॉ है उसके अनुसार, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी क्या है, एम वी माइनस एम यू, यानी कि वी माइनस यू बाय डेल्टा टी। टाइम कितना लगा है ये होने में, टी। तो बताओ ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, भी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इसको क्या बोलते हैं, वी माइनस यू बाई टी को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं कि नहीं। Acceleration. तो ए में हो गया। समझ में आ रहा है। तो एफ नेट वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ कोई पूछे क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ये है
ओरिजिनल फॉर्म ये है न्यूटन सेकेंड लॉ का, लेकिन ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ है कब, जब मास इज कांस्टेंट। ये वाला कब है, जब मास इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। चलो अब थर्ड लॉ पढ़ने के पहले कुछ क्या करेंगे, कुछ और, ये क्या हो गया, थर्ड लॉ पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फोर्स के बारे में देखेंगे, कुछ नाम, फोर्स के बारे में कुछ ऐसे नाम जो कि बार बार यूज में आएंगे। जैसे पहला ये बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो जानते ही हो। हाँ सर। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कैसा फोर्स है? फोर्स दो तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स वो है जो किसी बॉडी पे तब लगता है जब उस पर कोई कॉन्टैक्ट होता है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो है, जैसे मान लो कि ये बॉडी है, इस पे अगर तुम जाके फोर्स लगाओगे तो इस पे कांटेक्ट करोगे ना, या रस्सी से मान लो कि खींचोगे, एक रस्सी इसमें बांध दी और इसको तुम खींच रहे हो, तो बताओ इसमें कांटेक्ट है तब फोर्स लग रहा है ना, रस्सी कट जाएगा तो इसमें फोर्स लगेगा? नहीं सर। यानी कि वो कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, ये मान लो कि ग्राउंड है, इस पर मास एम है, तो इधर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, एम जी। टच में नहीं है ग्राउंड के, अर्थ के टच में नहीं है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये कैसा फोर्स हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसा फोर्स हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये हमेशा किधर लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, अगर जो ये अर्थ है, अर्थ को इतना बड़ा बना तो नहीं सकते, लेकिन मान लो कि ये सेंटर है, मान लो कि ये वाला सेंटर है, अगर जो बॉडी यहाँ पे है तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा एफ जी, वो कौन से डायरेक्शन में लगता है, हमेशा अर्थ के सेंटर के तरफ लगता है। समझ में आ रहा है, अर्थ के सेंटर के तरफ लगता है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होता है वो सेंटर के तरफ लगता है, ये डायरेक्शन जो होता है वो सेंटर की तरफ लगता है। हालांकि अर्थ इतना बड़ा है कि अगर जो यहाँ पे अगर जो कोई बोले कि ग्राउंड कैसा दिखेगा, तुम्हारे पास में ग्राउंड कैसा दिख रहा होगा, फ्लैट या कर्व? तुम्हारे पास में जो ग्राउंड है वो कैसा दिखेगा, तुम फील्ड में जाते हो तो वो ग्राउंड कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है क्या कि अर्थ थोड़ा सा। गोलाकार है, मतलब अर्थ जो है वो स्फीयर की तरह है, तो उसका कर्व दिखता है क्या तुम्हें? नहीं दिखता है ना। वो चेंज जो है बहुत स्लोली होता है ना, इतना बड़ा स्फीयर है, जैसे एक चींटी को ना, तुम्हें फुटबॉल फुटबॉल जो है, एक फुटबॉल जो होता है जिससे तुम खेलते हो, है ना, फुटबॉल जो होता है जिससे तुम खेलते हो, वो तुम्हें इस तरह का स्फेरिकल दिखाई देता है, लेकिन जब एक चींटी इस पे चलता है ना, चींटी जब इस पे क्रॉल करेगा ना, इस पे चलेगा ना, तो उसको ठीक वैसा ही महसूस होगा जैसे हमें अर्थ पे महसूस होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अर्थ हमें फ्लैट दिखता है, तो हम हमेशा ऐसा बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते समय अर्थ का जो है ग्राउंड जो है इस तरह से बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें दिखता ही ऐसा है, और हमेशा हम इसको इस तरफ दिखाते हैं, ग्राउंड ग्राउंड की तरफ फोर्स इधर दिखाते हैं। तो तुम ये मत सोच लेना, तुम सोचोगे कि सर आप इस यहाँ पे बताए कि ये मास यहाँ पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा। मान लिया कि सर एक मास यहाँ पे है m1, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे भी फोर्स इधर सेंटर लगेगा, m1 जी इधर लगेगा। लेकिन यहाँ पे सर दूसरा मास रहेगा, तो आप बताएंगे कि फोर्स इधर लगेगा, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तो कहीं मैच नहीं करेगा, है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन ये बहुत पास पास चीज है ना, ये बड़ा बना के दिखा रहे हैं, ये क्या यहाँ जब हम ऐसा कर्व बना के दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब इसका और इसका दूरी बहुत ज्यादा है, समझे? बराबर। लेकिन जब हम ऐसा बना के दिखा रहे हैं, इसका मतलब इसका दूरी ज्यादा नहीं है। नहीं। तो अगर जो पैरेलल नहीं भी होगा, बहुत दूर है, यानी कि सेंटर बहुत दूर है, और ये जाके आगे जाके थोड़ा सा एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, आगे जाके कहीं ना कहीं सेंटर पे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, ये वाला फोर्स जो है एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, आगे जाके कहीं ना कहीं सेंटर पे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये दिखाई, यहाँ पे हम जो देखते हैं ना, यहाँ पे जो देखते हैं ना, वो हमें पैरेलल ही नजर आता है, क्योंकि लगभग दूरी क्या है, दूरी बहुत कम है। अर्थ का जो शेप है और उसका जो साइज है उसके तुलना में दूरी कम है, तो इसको दिखाने के लिए डाउनवर्ड ही दिखाते हैं, ठीक है, और डाउनवर्ड रहता भी है। अब यहीं पे आसपास में, तुम्हारे आसपास में, तुम्हारे घर के छत के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसपे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा, बगल वाले घर के छत पे कोई अगर जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसपे भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन ऐसा ही रहेगा, नीचे की तरफ ही रहेगा, दोनों का डायरेक्शन पैरेलल तुम्हें दिखाई देगा, क्या पैरेलल? लेकिन एक्चुअली में एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा तो कुछ ऐसा है कि बहुत इनफाइनाइट दूरी पे जाके, मतलब देखो ये लाइन और ये लाइन हो सकता है कि एग्जैक्टली पैरेलल हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दें
थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो बताओ एग्जैक्टली अगर जो पैरेलल नहीं रहा तो ऐसा हो सकता है ना कि यही पैरेलल हम कह सकते हैं कि लगभग पैरेलल है, लेकिन ये आगे जाके कहीं ना कहीं मतलब दूरी ये घटते रहेगा, आगे इनफाइनाइट पे जाके दूरी घटते 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 जीरो हो जाएगा और जाके कहीं मिल जाएगा एग्जैक्टली अगर जो पैरेलल नहीं है तो हो सकता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो कुल मिला के अभी तुमको इस इसमें पता नहीं ये तुम्हारा डाउट था कि नहीं, इसलिए मैं बता दिया इसलिए क्योंकि कभी कंफ्यूजन आ जाए तो इसमें फंसना नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स वही बात पता चली है, ये तो पता नहीं था मुझे। मतलब हम्म। ये चीज में ज्यादा कंफ्यूज मत हो। कई बार होता है कि अगर जो जो क्वेश्चन हमारे मन में नहीं होता है और उस क्वेश्चन का कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो कई बार और कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज मत हो, मतलब तुम्हें ऐसा ही समझना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड साइड में ही लगेगा, क्योंकि आसपास में ही तो सारा बात हो रहा है ना। दो ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा बोलेगा और एक ऑब्जेक्ट M2 यहाँ पे रहेगा, और इस तरह का देखते हो ना डायग्राम। हाँ सर। तो कोई अगर जो पहला वाला ये वाला कॉन्सेप्ट किसी को बताया, ये वाला कॉन्सेप्ट किसी को बताया गया, उसके बाद फिर यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाए कि सर M1G इधर लगेगा और M2G इधर लगेगा, तो ये तो दोनों पैरेलल हो गया, इस सेंटर पे अगर जो ये जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, ये डाउट हो जाएगा। तो एक्चुअली में उसको मैं क्लियर कर रहा था, उसको मैं ये कह के क्लियर कर रहा था कि एक्चुअली में ये दोनों लाइन पैरेलल है नहीं, ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, लेकिन इतना यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये दोनों आगे जाके मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली में आगे जाके मिलेंगे, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे दिख कैसा रहा है, पैरेलल। ठीक उसी तरह जैसे ग्राउंड, जैसे अर्थ जो है, अर्थ तो है स्फेरिकल लेकिन हमें लगता नहीं है स्फेरिकल, ठीक वही वाला बात है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर जो हाँ ये सर। लाइन और ये लाइन ऐसा बना है तो ये पैरेलल तो नहीं है। इसको थोड़ा ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल ना, ये वाला थीटा, थीटा को कम करते जाओगे तो थीटा को कम करोगे तो यही वाला लाइन क्या हो जाएगा, इसी पे मैं बनाता हूँ, ये वाला लाइन ऐसा। ये बताओ कहाँ जाके मिले, इधर। थीटा और कम कर दो तो कहाँ जाके मिलेंगे, समझ में आ रहा है बात? अरे तुम लोग का डाउट है कुछ, हाँ ना बोलते नहीं हो तो फिर हम इसी में फंसे रहे हैं। मतलब बात सर। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हो हाँ गया? सर। आगे बढ़े? हाँ। हाँ सर। बोलो कि आगे बढ़े। तो चलो ये चीज ऐसे कोई समझाता नहीं है, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर में थोड़ा वो चीज आ जाता है, तुम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें चीज आ जाएगा, ये सब डायग्राम दिखाया जाएगा, थोड़ा अर्थ को स्फेरिकल दिखाया जाएगा, उसमें सेंटर दिखाएगा और इधर उधर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उस पे फोर्स का डायरेक्शन भी दिखाएगा, है ना। हाँ सर। तो वहां पे और वहां पे जाके बच्चा शायद कंफ्यूज होता होगा कि हम जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तब ये चीज जो हो रहा था और अब जो हो रहा है तो वहां पे डिफरेंस नहीं था क्या, ठीक है। चलो तो एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में जान गए कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है और किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। दूसरा फोर्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली आने वाला है वो होता है नॉर्मल फोर्स। क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ जो जानते हो। नॉर्मल फोर्स इज अ सपोर्टिव फोर्स। सपोर्टिव और बैलेंसिंग फोर्स भी कह सकते हैं। सपोर्टिव फोर्स है, एडजस्टेबल फोर्स है, सेल्फ एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टेबल। तीसरा पॉइंट क्या है, एक्ट ऑन अ बॉडी, एक्ट ऑन अ बॉडी और ऑन अ सिस्टम, एक्ट ऑन अ बॉडी सच दैट in such a way, in such a way it wants to compress the body, it wants to compress the बॉडी। body, बॉडी को ये कॉम्प्रेस करना चाहता है। सपोर्टिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, देखो एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड पे रख दिए, इसको ग्राउंड पे रख दिए, तो ये बताओ अगर जो ग्राउंड नहीं होता तो ये बॉडी किधर जाता, ये ग्राउंड नहीं होता तो ये बॉडी किधर जाता, नीचे। नीचे। यानी कि नीचे नहीं जाने दे रहा है तो कोई तो फोर्स लगा रहा होगा। कौन लगा रहा है, ये ग्राउंड इस पे ऊपर की ग्राउंड तरफ फोर्स फोर्स लगा लगा रहा है,
उस फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। इसको Normal आर से डिनोट करेंगे हम लोग, कई बार हम एन से डिनोट करते हैं, लेकिन एन से न्यूटन भी होता है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आर से इसको डिनोट करेंगे, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ सर। और इस पे एक फोर्स कौन सा लग रहा है? इस पे जो एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, कौन सा लग रहा है? एम जी। सिर्फ ये जो फोर्स का जो डायग्राम बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्री Free बॉडी। body diagram. फ्री बॉडी डायग्राम मतलब सिंपली हमें ये दिखाना है कि बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे क्या? नहीं। नहीं और सर। कोई फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे क्या? नहीं सर. अभी तो नहीं लग रहा है। तो ये जो चीज है, अब ये बताओ कि हम अगर जो न्यूटन थर्ड लॉ तुम्हें पता है, तो तुम ये बताओ क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ वाला एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? कोई आइडिया है क्या? नहीं। किस चीज का सर? किस चीज अच्छा, का? आइडिया नहीं है, तुम लोग नहीं पढ़े हो, मतलब कि फोर्थ चैप्टर नहीं पढ़े हो, बिल्कुल लगता है ऐसा। ऐसा है क्या? क्या बोल रहे थे आप? फिर से बोलिए. फोर्थ चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़े हो क्या तुम लोग? सर फोर्थ। पढ़े ना. अबे फोर्स वाला चैप्टर, फोर्थ नहीं. अच्छा न्यूटन फोर्थ। लॉज ऑफ नहीं नहीं मोशन चैप्टर नहीं सर, बिल्कुल पढ़े। समझा। चलो अभी इसके बारे में, न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बात नहीं करते हैं। अभी तो तुम्हें ये समझ में आया ना कि अगर जो नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करना है, तो नॉर्मल फोर्स जो है वो किस तरह से लगता है बॉडी पे? इस तरह से लगता है जैसे ये कॉम्प्रेस करना चाहता है बॉडी को। बॉडी को कॉम्प्रेस कैसे करेगा? ऊपर ही लग के ना, है ना। हाँ यस सर। सर. तो ऐसा लगता है, और ये सपोर्ट करता है, इसीलिए सपोर्टिव फोर्स है। और ऊपर से कोई मान लो कि इस पे फोर्स लगाएगा ना ऊपर से, और तुम इस पे, इस बॉडी पे कोई और तीसरा आदमी जाके, मतलब एक तो प्लेयर यहाँ पे कौन है? ग्राउंड है, और एक ऑब्जेक्ट है, तीसरा प्लेयर आ गया एक और इस बॉडी पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये नॉर्मल फोर्स अपने आप और बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा कि नहीं? हाँ सर। Yes, तुम्हारे sir. सर पे एक बॉक्स रखा हुआ है 10 kg का, और उस 10 kg के ऊपर एक और 10 kg का कोई रख दे, तो तुम्हारा यहाँ सर पे प्रेशर और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर. यानी कि नॉर्मल फोर्स को कोई, नॉर्मल फोर्स जो है अपने आप को खुद से एडजस्ट करता है, इसीलिए उसको क्या लिखा गया? सेल्फ एडजस्टेबल, है ना। तो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। अब ये बताओ कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा एंगल है, तो बॉडी अगर जो यहाँ पे रहेगा, इस पे मान लो कि मोशन कर रहा है, तो इस समय नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा। हमेशा जो सपोर्ट में रहता है ना, कांटेक्ट, कांटेक्ट जो रहता है ना, कांटेक्ट सरफेस, हाँ सर। कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और बॉडी के तरफ लगता है। कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और जिस बॉडी पे लगता है उसी के तरफ लगता है। तो इस सरफेस, दो दो सरफेस का कांटेक्ट यहीं पे है ना, दो सरफेस कांटेक्ट में यहीं पे है ना। एक तो इस ऑब्जेक्ट का सरफेस और एक इस इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस, दो सरफेस का कांटेक्ट है ना यहाँ पे। यस सर. तो Yes, sir. नॉर्मल फोर्स जो लगेगा, नॉर्मल फोर्स जो लगेगा वो बॉडी के तरफ लगेगा, और इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ सर। पे इस तरह से। और ये वाला बताओ कि एक मान लो कि दीवार है, और ये घर का नीचे वाला फ्लोर है, और एक रॉड को यहाँ पे रख दिया गया, एक रॉड को यहाँ पे रख दिया गया। रॉड ऐसे रखा हुआ है। अब इसमें बताओ नॉर्मल फोर्स किधर किधर लगेगा, बताओ। ये रखे हुए घर का एक कोना में एक रॉड रखा हुआ है ऐसे, ग्राउंड पे भी है और दीवार में भी है, सपोर्ट लिया हुआ। तो इस पे यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इधर R1, और ये वाला इधर R2। सिर्फ नॉर्मल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ यस सर. सर। एक्चुअली में यहाँ पे फ्लैट हो जाता है सरफेस इसका, जहाँ पे टच में होता है ना वो सरफेस, थोड़ा सा बॉडी का सरफेस फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो जो सरफेस तुम्हें क्लियर दिखाई दे रहा है, देखो पहला पहला जो सरफेस है, जो बॉडी का सरफेस है, जो बॉडी का सरफेस जो कांटेक्ट में, वो यहाँ पे नुकीला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी नुकीला दिखाई दे रहा है। तो तुम्हें क्या देखना है? दूसरा कौन सा सरफेस हमें क्लियर दिखाई दे रहा है? ये वाला क्लियर दिखाई दे रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर में तुमको फोर्स लगा देना है। कोई ऐसे भी बना देता है कि सर यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, ऐसा नहीं लग रहा है। कैसा लग रहा है? कौन सा सरफेस तुम्हें क्लियर दिखाई दे रहा है? ये वाला, है ना। हाँ। तो इसके परपेंडिकुलर और बॉडी के तरफ ये वाला सरफेस तुम्हें पूरा दिखाई दे रहा है, ये वाला सरफेस पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर, ओके, यस सर. और बॉडी के तरफ। तो यहाँ पे दो जगह पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ओके। तो इस तरह से, और कोई इस तरह से डायग्राम बना के दे दे तुम्हें कि एक वी शेप का, मतलब समझो कि सरफेस है, दो सरफेस से बना हुआ है, और इसके अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है।
या कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? ये सेंटर है, तो हमेशा तुम जानते हो नॉर्मल जो है सेंटर की तरफ पास करता है, तो एक फोर्स इधर लग रहा है R1, समझ में आ रहा है, यस सर। और एक फोर्स इधर लग रहा है R2, ठीक है, सेंटर से दोनों होते हुए जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। इसमें कोई डाउट? नो सर। फिर एक होता है टेंशन फोर्स। बताओ, टेंशन फोर्स कैसा फोर्स है? कांटेक्ट है या नॉन कांटेक्ट है? नॉन कॉन्टैक्ट। टेंशन फोर्स या इसको स्ट्रिंग फोर्स ही बोलते हैं। कॉन्टैक्ट होगा ना? कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि ये बॉडी में कांटेक्ट में है रस्सी, ये रस्सी जो है बॉडी में कांटेक्ट कॉन्टैक्ट किए में। हुए है। या फिर यही नॉर्मल फोर्स कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है, बिना कांटेक्ट के लगता नहीं है। ठीक है, ये कैसा है? कांटेक्ट फोर्स है, और ये भी सेल्फ एडजस्टेबल वगैरह सब कुछ है, कांटेक्ट फोर्स है। क्लियर है? और ये कैसे रस्सी के बारे में बात हो रहा है? ठीक है, रस्सी के बारे में कैसा बात हो रहा है उसमें नहीं चर्चा करेंगे। मासलेस होता है, और क्या होता है? इनएक्सटेंसिबल। रस्सी कैसा होता है, कैसे के बारे में भी पढ़ेंगे। ये हमेशा याद रखना, जब तक बोला नहीं जाए तब तक क्या होगा? रस्सी इनएक्सटेंसिबल होगा, हाँ सर। इनएक्सटेंसिबल। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? मासलेस होगा। रस्सी का मास है ही नहीं, ऐसा मान के चलना है। आइडियल केस, ये क्या है? आइडियल आइडियल केस। केस। आइडियल केस वो केस होता है जो हम इमेजिन करते हैं कि मान लो इस रस्सी के पास मास नहीं है, मान लो इस रस्सी में ऐसा है कि इसको हम खींच देंगे तो इसका लंबाई बढ़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। इनएक्सटेंसिबल मतलब लंबाई उसका ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, तो आइडियल केस में हम ये मान के चलते हैं इनएक्सटेंसिबल रस्सी और मासलेस रस्सी है। ठीक है, होता भी है तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रस्सी जो इस पे फोर्स लगा रहा है किधर लगा रहा है? ऊपर की नीचे? बताओ, इस ऑब्जेक्ट पे रस्सी ऊपर फोर्स लगा रहा है कि नीचे लगा रहा है? बताओ, ऊपर ऊपर। रस्सी खींच रहा है कि धक्का दे रहा है? खींच रहा है। खींच रहा है। एक्चुअली में ये रस्सी नहीं होता तो ऑब्जेक्ट नीचे नीचे जाता। फोर्स किधर लग रहा है किधर नहीं लग रहा है इसको जानने के लिए हमेशा लॉजिक लगाना। ये रस्सी नहीं होता, ये रस्सी किधर फोर्स लगा रहा होगा? मान लिया कि तुम्हारे मन में सवाल है, ये रस्सी किधर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा होगा, तो हम क्या इमेजिन करेंगे? मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो आजादी दे दिया उसको, अगर जो ये रस्सी नहीं होता तो किधर जाता? नीचे। यानी कि ये रस्सी नीचे नहीं जाने दे रहा है। किसी को नीचे नहीं जाने देना है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, किसी को आगे नहीं जाने देना है तो पीछे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ। तो रस्सी जो फोर्स लगा रहा है वो किधर लगा रहा है? ऊपर। ठीक है, फिर अगर जो इस तरह से दिया हुआ है, पुली के बारे में जानते हो? पुली, यस सर। M1 M2 दो तरह का मास है, एक तरफ 2 kg हो सकता है, एक तरफ 3 kg हो सकता है। ठीक है, तो M1 M2 है, तो इसमें जो है पुली जो होता है, पुली के बारे में क्या हमको समझना है? पुली जो अभी बात होगा, जब तक आपको बताया नहीं जाएगा तब तक पुली के बारे में क्या समझना है? मासलेस। पुली कैसा है? मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। हाँ सर। फ्रिक्शनलेस मतलब इस पे स्लाइड कर सकता है, स्ट्रिंग क्या हो सकता है? इसके ऊपर स्लाइड करेगा, समझे? ये वाला घूमेगा नहीं, पुली घूमेगा नहीं, बस इस पे क्या होगा? रस्सी स्लाइड करेगा, समझ लो। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। सर। रस्सी रस्सी इस पे स्लाइड करेगा, मतलब रस्सी इस पे फिसलेगा, ये पुली घूमेगा नहीं अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो इसमें टेंशन कितना रहेगा? इधर T1, इवन। इधर T1 और इधर T2, इधर T1 और T2, और T1 और T2 दोनों बराबर होता है। सेम स्ट्रिंग में आइडियल केस वाला जो रस्सी है, मतलब जब मासलेस रस्सी है और एक इनएक्सटेंसिबल है, तो एक ही स्ट्रिंग में सेम रस्सी में हर जगह टेंशन सेम होता है। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। हर जगह टेंशन सेम होता है, यानी कि T1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? T2 T2। रहेगा। ठीक है, ये सब बात समझ गए? तो अब कुछ यस हाँ सर। सर। एग्जांपल, इतना फोर्स जानने के बाद कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ का प्रैक्टिस कर लेते हैं और न्यूटन थर्ड लॉ का भी अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूटन थर्ड लॉ लिख ही लो, न्यूटन थर्ड लॉ, NTL। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज It एन has इक्वल opposite and रिएक्शन। equal, opposite and equal reaction. Mm. हैज एन इक्वल एंड opposite
रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर जो ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 1 है, ठीक है, अगर जो या बॉडी 1 या बॉडी 2 ऐसा कर लो, इस पे चलो यही कर लेते हैं, ये मान लो कि ये बॉडी 2 है, ठीक है, तो बताओ बॉडी 1 बॉडी 2 पे फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं? यस सर नीचे लगा की रहा है। तरफ बॉडी 2 बॉडी 1 पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं? यस यस सर। सर। मतलब F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, या हम ऐसा भी कर सकते हैं फोर्स 1 2 इज इक्वल्स टू माइनस F21, यही है न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ सर। ये निगेटिव क्यों है? क्योंकि अगर जो F21 का डायरेक्शन फोर्स ऑन, इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अगर जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 राइट साइड में है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लेफ्ट साइड में है, मतलब इसका निगेटिव अपोजिट इस डायरेक्शन। डायरेक्शन का निगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया बात? यस सर। और मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड दोनों ही फोर्स का इक्वल होता है। इक्वल। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक निगेटिव लगा के इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। एंड एक्शन रिएक्शन जो होता है ना, एक्शन रिएक्शन के लिए दो बॉडी चाहिए, एक ही बॉडी खुद पे एक्शन और रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। यस सर। न्यूटन थर्ड लॉ के लिए दो बॉडी चाहिए, एक बॉडी दूसरा पे जो एक्शन करेगा, दूसरा बॉडी पहला पे रिएक्शन करेगा, या ऐसा कह सकते हैं पहला बॉडी दूसरा पे एक्शन करेगा और दूसरा बॉडी पहला पे रिएक्शन करेगा, या तो दूसरा बॉडी पहला पे एक्शन करेगा और पहला बॉडी दूसरा बॉडी पे रिएक्शन करेगा, और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। यस तो सर। अब तुमसे अगर जो कोई पूछे कि मान लो कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है, ये तुमसे क्वेश्चन करे और बोले कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इस पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो अब ये m मास का जो ऑब्जेक्ट है उसमें फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, बताओ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक नॉर्मल लग रहा है mg, mg। नीचे में कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, mg। और ऊपर में कौन सा फोर्स लग रहा है, सब लोग बताओ एक साथ। नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है? हाँ सर। यस सर। अब इसको थोड़ा सा अलग लेके आओ, इस बॉडी के ऊपर खाली कंसंट्रेट करो, इस पे एक फोर्स नीचे लग रहा है और एक फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है। इसमें एक्शन कौन है और रिएक्शन कौन है? सर एक्शन तो बताओ mg है ना। mg फोर्स किसने लगाया है, mg फोर्स किसने लगाया है? ये ग्रेविटी ने। ग्रेविटेशन फोर्स। किसने, वो कौन सा बॉडी है जो कि लगाया? अर्थ। 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 और ये नॉर्मल फोर्स किसने किस पे लगाया है? बॉडी ने अर्थ अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। बॉडी सर पे ही लगा है लेकिन ना, सर लेकिन नॉर्मल फोर्स तो कांटेक्ट फोर्स है ना, इसमें किसके साथ कांटेक्ट हो रहा है? अर्थ के साथ हो रहा है, अर्थ ही मानेंगे ना, लेकिन अर्थ ही अभी का तो वो सरफेस। हवा में है ना, हवा में थोड़ी कांटेक्ट होता है। हवा में नहीं, इसको तो ये है ग्राउंड पे ही, लेकिन सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अब इसको इस ऐसा बॉडी को निकाल के अलग रख से रहे हैं। हम ओके देख ओके के फ्री बॉडी ठीक है ठीक है डायग्राम ठीक बना है रहे हैं, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। मतलब यहीं पे वाला स्टोरी हम थोड़ा अलग से देख रहे हैं। बताओ ये वाला फोर्स किसने लगाया, किस पे लगाया, ये वाला फोर्स किसने लगाया, किस पे लगाया, ये वाला फोर्स किसने लगाया, किस पे लगाया, सर जो एमसी ये है वाला ना, फोर्स, अर्थ ने ये वाला नहीं नहीं फोर्स अर्थ सर, ने ये जो अर्थ ने बॉडी पे लगाया, बॉडी पे लगाया, और सर जो नॉर्मल फोर्स है वो बॉडी ने ये अर्थ वाला के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ये वाला भी अर्थ ने बॉडी पे बॉडी पे लगाया। लगाया, हाँ बराबर। तो एक्शन रिएक्शन हो गया ये क्या? नहीं अगर जो सर। अर्थ ने ही दोनों फोर्स लगाया है तो अर्थ तो दोनों एक्शन ही किया, रिएक्शन तो ये होता है ना कि अगर जो हमने एक बॉडी पे लगाया तो वो भी हम पे लगाए, एक्शन अर्थ ने किया है, रिएक्शन अर्थ पे होना चाहिए। यस यस समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे अर्थ ने दो एक्शन किया है तो बॉडी भी दो रिएक्शन देगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, समझे? एक्शन यस रिएक्शन सर। पेयर क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, इसको समझो, इसको थोड़ा सा, अब इतना बड़ा तो बना नहीं सकते, लेकिन मान लो कि ये अर्थ अर्थ का ये सेंटर है, समझ में आ रहा है? ये अर्थ का सेंटर है, समझ लो, ये अर्थ है, समझ लो, ठीक है।
ये अर्थ है, समझ में आ रहा है, ये अर्थ है और ये सेंटर है। तो mg फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, सेंटर किस पे, इस बॉडी पे। तो देखो ये वाला जो मैं बना रहा हूँ ना, इसका मतलब ये हो गया रिएक्शन में क्या होगा कि इसके सेंटर पे भी mg फोर्स वो बॉडी लगाएगा ऊपर में, समझ में आ रहा है। और ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। मतलब हम पे हम अगर जो हवा में भी है ना, फॉर एग्जाम्पल हम अगर ये अगर जो अर्थ है, ये अगर जो अर्थ है और ये सेंटर है और बॉडी यहाँ पे है एक, तो इस पे mg फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, mg फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। यस तो सर। रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में mg फोर्स अर्थ के ऊपर भी लगेगा। क्लियर है हाँ बात, समझ में आ रहा हाँ है। सर। अब जब कांटेक्ट में आ गया, जब कांटेक्ट में ये बॉडी इसके सरफेस पे आ गया, तो अब एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ गया जो कि ये वाला है, नॉर्मल फोर्स। तो जब ये बताओ कि इस सरफेस पे ऊपर में नॉर्मल लगा है, इस सरफेस पे ऊपर में नॉर्मल लगा है, तो इस सरफेस पे भी नीचे में नॉर्मल लगेगा, मतलब अर्थ के ऊपर भी नीचे में नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे यस सर। यस यहाँ पे सर। एक्चुअली में टोटल 4 फोर्सेस हो गए दोनों को मिला के, समझ में आ रहा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है इसके बारे में, तो हम बार बार फ्री बॉडी डायग्राम उस बॉडी के बारे में बनाएंगे जिस बॉडी के ऊपर क्वेश्चन है, हम उसको अवॉइड करेंगे, अर्थ पे बार बार फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाते रहेंगे, ठीक है। जिस बॉडी के ऊपर क्वेश्चन है, अब जैसे इंक्लाइंड प्लेन वाला ही ले लो, इंक्लाइंड प्लेन वाला ही ले लो, यहाँ पे ये बताओ, इसमें हमने तो डायरेक्शन जो ये फोर्स का बनाया सिर्फ बॉडी पे बनाया ना, इस इंक्लाइंड प्लेन पे भी नीचे उतना ही फोर्स लग रहा होगा सेम। यस सर। उसको हमने नहीं बनाया क्योंकि मेरा जरूरत नहीं है वो। क्लियर है, क्लियर है बात। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर कौन हुआ, दो बॉडीज के बीच। एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए हमेशा दो बॉडी चाहिए। हम पहले जो जवाब दे रहे थे वो क्या था, एक ही बॉडी पे दोनों फोर्स है और दोनों को एक्शन रिएक्शन मान लिया था, जो कि गलत है, ठीक है। और ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। हाँ सर। चलो अब कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। इसका सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है वो ये होता है कि एक बॉडी 10 केजी का है और इस पे 100 न्यूटन राइट साइड में फोर्स लग रहा है, बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फोर्स इज इक्वल F is equal to ma। एक्सेलरेशन वन F is equal to m। टू एम ए। एफ का वैल्यू है 100, एम का वैल्यू है 10, ए का वैल्यू है ए का वैल्यू 10 मीटर पर Per सेकंड। second। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन ये वाला बनाओ, ये 10 केजी है और ये एक आगे में भी 20 केजी है और इसको फोर्स लगाया जा रहा है 300 न्यूटन, 10 केजी पे 300 न्यूटन, और ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। अभी जब तक फ्रिक्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक ऑल द सरफेसेस आर Frictionless। फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन फोर्स अभी पिक्चर में नहीं है, नहीं ठीक है। है। तो हमें ये बताना है कि अगर जो ये बॉडी ए है और ये वाला बॉडी बी है, फाइंड फोर्स बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए बी पे कितना लगा रहा है या बी ए पे कितना ए लगा और रहा बी है। को दोनों को सर, अगर दोनों बॉडी का एक साथ निकालना तो ए बी को दोनों को हम लोग कंबाइन करके एक सिंगल बॉडी बना के निकाल जैसे ही सकते हैं ना बनाओ, फिर। आंसर बताओ, आंसर बताओ कितना है। लेकिन बिटवीन पूछा है ना। फाइंड फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ओके। सर 200 है क्या ए का और बी के बीच का। बिल्कुल सही आंसर है। बराबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, तो हम दो तरीके से बना सकते हैं इसका सॉल्यूशन, और ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि अलग अलग मान लो, 10 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और 20 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका तो कोई मतलब नहीं है, वर्टिकल में तो मोशन होगा नहीं, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं होगा, जो होगा हॉरिजॉन्टल में होगा ना।
यस सर। जो भी मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा ना। हालांकि फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कि ये R1 हो गया, 10 kg पे नॉर्मल ऊपर लगा रहा है कौन, ग्राउंड, उसको R10 मान लेते हैं। और नीचे इस पे mg जो लग रहा है वो कितना हो गया, 100 न्यूटन। और उस पे जो ऊपर में लग रहा है वो R20 मान लेते हैं, और नीचे जो लग रहा है वो 200 न्यूटन mg। ऐसा ही है ना। और इस पे बताओ राइट साइड में 10 kg पे कितना लग रहा है, 300 न्यूटन। कितना लग रहा है? 300। और लेफ्ट साइड में जो फोर्स लग रहा है 10 और 20 केजी के बीच में, बताओ 10 केजी पे लेफ्ट साइड में पीछे फोर्स लग रहा है कि नहीं? यस सर। यस लग रहा लग है। रहा है। क्योंकि 10, अगर जो ये 20 केजी नहीं होता, इमेजिन करो ये 20 केजी यहाँ पे नहीं होता, इसको हटा दो तो 10 केजी का मोशन और आसान हो जाता। हाँ सर। 20 केजी रुकावट पैदा कर रहा है, यस। रुकावट पैदा कर रहा है तो फोर्स किधर लगा रहा होगा 10 केजी पे, पीछे की तरफ। पीछे। और वहीं 20 केजी पे देखा जाए, 20 केजी पे राइट साइड में कौन लगा रहा होगा, 10 केजी अपने साथ में लेके जा रहा है, यानी कि किधर फोर्स लगा रहा है, राइट साइड में। यस तो सर। कितना लगा रहा है, जितना यहाँ पे लगा रहा है उतना ही, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है ये दोनों। देखो एक्शन रिएक्शन पेयर है 10 केजी और 20 केजी के बीच का। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। 20 केजी ने पीछे लगाया आर, या 10 केजी ने आगे लगाया आर, तो 20 केजी ने पीछे लगाया आर। ठीक है। और ये नॉर्मल फोर्स है, ये नेचर में कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल। तो अब बताओ, अब इसमें हम मान लेंगे, ये तो हमें पता है कि मोशन जो होगा आगे की तरफ ही होगा, तो इसका एक्सेलरेशन ये होगा, इसका एक्सेलरेशन ये होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब फिर अप्लाई कर देंगे, इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इन राइट डायरेक्शन कितना है, 300 माइनस आर इज इक्वल टू 10 आर माइनस 300 करेंगे या 300 माइनस आर करेंगे, ये समझ रहा है ना। जिधर एक्सेलरेशन हमने माना है कि उधर है, उधर का फोर्स बड़ा होगा, 300 बड़ा होगा इससे, तभी तो आगे जा रहा है। तो 300 में से आर घटा देंगे तो नेट राइट साइड का फोर्स मिल जाएगा। तो नेट यस फोर्स इज सर। इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन बताओ, ये राइट साइड में एक ही फोर्स लग रहा है तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 दूसरा इक्वेशन हो गया कि नहीं हो गया? अब यस सर। इसको इसमें पुट कर दोगे, इसको इसमें पुट कर दोगे या दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 300 इज इक्वल टू 38। 38। ए का वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर क्या करना है, आर का वैल्यू ही तो निकालना था। ए का वैल्यू एक ए में जो है यहाँ 10 पुट कर दो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, आर इज इक्वल टू 200। 200 न्यूटन। ये हो गया आंसर, है ना। अब अगर जो कोई एक्स्ट्रा और सवाल पूछ दे कि बताओ R10 क्या है, तो R10 क्या है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा। तो R10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 100। और इसमें भी उसी तरह से R20 मतलब नॉर्मल फोर्स इन अपर डायरेक्शन ऑन 20 kg इज इक्वल टू 200 न्यूटन। इसमें कोई डाउट? नो सर। ये सब एक्स्ट्रा सवाल कर दे। और कोई कहे कि सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, कि ये वाला जो स्टेप किए डायरेक्टली हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें क्या सोल्यूशन, कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा 30 केजी है। ये तो इस आदमी को जो 300 न्यूटन से धक्का दे रहा है, सबको तो मोशन तो साथ में ही करना है, 10 केजी प्लस 20 केजी को। तो इमेजिन कर लें कि 30 केजी का ही ब्लॉक है, उसको मोशन करवाना पड़ रहा है, तो 30 केजी का ब्लॉक को 300 न्यूटन फोर्स लगाए, कितना एक्सेलरेशन से मोशन करवाया जा सकता है, 300 बाई 30 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपना एक्सेलरेशन शुरू में ही आ गया, अपना एक्सेलरेशन शुरू में ही आ गया। शुरू में ही आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 300 बाई 30 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सर हम क्या करेंगे, ये 20 केजी वाला पे हमको पता था कि राइट साइड में फोर्स लग रहा है, इसी की वजह से इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आर इज इक्वल टू सर 20 इंटू 10, आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 20 इंटू 10, 200 न्यूटन आ गया सर। ऐसा भी कर सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। दस केजी, 20 केजी, 30 केजी, 1200 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ए है, बी है, सी है। फाइंड फोर्स बिटवीन ए, पहला ए एंड बी, दूसरा बी एंड सी।
बताओ क्या होगा। एक मिनट सर। सर फर्स्ट का 1000 होगा हम्म और सेकंड का 2 मिनट है। सेकंड का 30 इंटू 1 सेकंड आ गया 600 होगा। बिल्कुल। तो अब हमें क्या समझना है, हमें बार बार क्या कर लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में पूरा मास कितना हो गया 60 kg, तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा बताओ। 20। एक्सेलेरेशन आ गया ना 20, ये दिमाग में ही आ जाएगा, हम लोग लिख रहे हैं लेकिन दिमाग में आ जाएगा, आ जाएगी नहीं। यस सर। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय कितना 60। यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आते हैं बी एंड सी के बारे में पूछ रहा है, बी एंड सी के बारे में पूछ रहा है ना। तो बी एंड सी के बारे में अगर जो पूछ रहा है तो बताओ, इसका भी एक्सेलेरेशन 30 kg का, भाई तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं। सब तो साथ में यस चल रहे हैं ना, सर। हाँ सब साथ में चल रहे हैं, तो ये वाला एक्सेलेरेशन हर एक ऑब्जेक्ट का निकल गया। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, 30 kg के बारे में पूछ रहा था कि इस पे बी और सी के बीच में जो है फोर्स कितना है। तो बी और सी के बीच में जो फोर्स है उसी की वजह से तो इसका एक्सेलेरेशन है। अगर जो बी सी पे नहीं फोर्स लगाता तो ये बॉडी मूव करता, बताओ नहीं। 30 kg वाला। यानी कि बी और सी के बीच में जो फोर्स है, मतलब 30 kg के ऊपर जो राइट साइड में जो फोर्स है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, आरसीबी। हम्म, आरसीबी का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जो होगा आरबीसी के बराबर होगा। यस सर। तो आरसीबी यस इज सर। इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, 600 न्यूटन हो जाएगा। और हाँ 20 सर। केजी 20 केजी के ऊपर अब हमें पता चल गया कि पीछे में कितना 600, और आगे में ए और बी के बीच बीच में पूछ रहा है ना, ए और बी के बीच में पूछ रहा है। तो 20 kg पे जो है वो पीछे 20 kg पे जो है आगे में लग रहा है जो आर बी ए लग रहा है, मतलब ये जो पूछ रहा है पहला वाला जो सवाल पूछ रहा है वही वाला फोर्स इधर लग रहा है ना, यही वाला फोर्स पूछ रहा है ना। और हाँ पीछे में कौन सा सर। लग रहा है 20 kg पे 600 जो निकाल लिया अभी। 30 kg पे 600 राइट में लग रहा है, इस पे लेफ्ट में लग रहा है कि नहीं। यस सर। और इसका एक्सेलेरेशन कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, 20 मीटर सॉरी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, इसका भी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा था। तो ये बताओ कि आर बी ए माइनस 600 इज इक्वल टू 20 × 20 हो जाएगा। एक 1000 न्यूटन हो जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है बात। फ्री बॉडी डायग्राम अगर जो बनाएंगे सभी का, तो 10 kg पे क्या होगा, 10 kg पे राइट में 1200, और ये जो 1000 आया इधर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला अगर जो बनाए तो 20 kg पे 1000 राइट साइड में और 600 लेफ्ट साइड में। 30 kg पे सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में कितना 600, है कि नहीं। यस सर। यही लग रहा है ना, राइट साइड वाला जो भी फोर्स है यही है ना, ये और कुछ है। हाँ सर। चलो लिफ्ट का प्रॉब्लम करते हैं, नॉर्मल फोर्स पे और थोड़ा सा मास्टरी करते हैं। यस सर। लिफ्ट देखे हो, हाँ यस सर सर दिखा। देखें। लिफ्ट का एक्सेलेरेशन ऊपर में है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे हम्म पहला सिचुएशन एक्सेलेरेशन नहीं है, सबसे पहला सिचुएशन एक्सेलेरेशन नहीं है। लिफ्ट जो है वो रेस्ट में है, लिफ्ट जो है वो रेस्ट में, और इसमें एक 10 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, हम्म और ये लिफ्ट रेस्ट में है, हम्म ये रेस्ट में है। हम्म दूसरा सिचुएशन ये है कि ये लिफ्ट जो है ऊपर में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है और 10 kg रखा हुआ है। और तीसरा सिचुएशन ये है कि ये लिफ्ट नीचे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है एक्सेलेरेशन से, और ये 10 kg वही है। अब तीनों ही केसेस में नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ लिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ लिफ्ट एंड 10 kg ब्लॉक निकालना है। फर्स्ट केस में क्या होगा जल्दी से बताओ।
सर मतलब आप नॉर्मल पूछ रहे हैं क्या फर्स्ट में? फाइंड फोर्स बिटवीन, लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड फोर्स बिटवीन, ऐसे भी रह सकता है फाइंड फोर्स बिटवीन, हम तो इतना क्लियर करके बता रहे हैं, उसमें क्वेश्चन में ऐसे रहेगा फाइंड फोर्स बिटवीन लिफ्ट एंड द 10 kg ब्लॉक इन ईच केसेस। फर्स्ट का तो ऑलरेडी होगा, सेकंड का मतलब क्या, अगर जो बोल दिया फाइंड फोर्स बिटवीन लिफ्ट एंड द 10 kg ब्लॉक, इसका मतलब लिफ्ट फोर्स कहाँ लगा रहा है, यही लगा रहा है ना, ये वाला पार्ट इसका सरफेस लिफ्ट का गायब कर दो, 10 kg अपने रास्ते, लिफ्ट अपने रास्ते। वही, तो 100 रहेगा सर। हाँ तो फर्स्ट केस में बताओ क्या होगा। फर्स्ट केस में 10 kg का क्या करो, सभी केसेस में ऐसा समझना है 10 kg पहला केस में जो है ऊपर में नॉर्मल, नॉर्मल तो ऊपर ही लगाएगा ना, ये सरफेस तो नॉर्मल ऊपर ही लगाएगा ना सभी केसेस में, सरफेस तो हमेशा बॉडी की तरफ लगाता है ना, हाँ सर। तो सभी में ये R1 ले लो और नीचे 100 और एक्सेलेरेशन इसमें कितना 0। दूसरा केस में क्या है, सर R2 इसका 50 आएगा। R2 ले लो और 100 ले लो और एक्सेलेरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर में। तीसरा 10 kg ब्लॉक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो और देखो इसमें नॉर्मल ऊपर लग रहा है, 100 नीचे लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का भी, अगर जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे है तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन नीचे है, क्योंकि साथ साथ में ही तो आ रहा है। तो अब यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से नेट फोर्स क्या होना चाहिए, ऐसा होने के लिए एक्सेलरेशन 0 होने के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना वर्टिकल में, 0, यानी कि हाँ। R1 शुड बी इक्वल्स टू 100। दूसरे केस में बताओ कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, R2 बड़ा होना चाहिए कि 100 बड़ा होना चाहिए, R2 बड़ा होना चाहिए, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, यानी कि ऊपर वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए। तो नेट Yes, फोर्स sir. R2 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 10 into 5, तो R2 इज इक्वल्स टू 150 न्यूटन। 150 न्यूटन। इसमें कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए 100, तो R3 कितना हो जाएगा 50। 50 न्यूटन। और इसी क्वेश्चन में वेइंग मशीन लगा देगा, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो आता है वो लगा देगा और पूछेगा जो रीडिंग है उसमें क्या आएगा। समझे, वेइंग मशीन रीडिंग कैसे रहता है तुम लोगों को पता है क्या, जिस पे चढ़ के तुम वेट मेजर करते हो, आइडिया है किसी को। नो सर। सर सेम, मतलब सेम ही तो होगा ना, मतलब सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, एक्सेलरेशन में डिफरेंस होगा सिर्फ। क्या क्या चीज में डिफरेंस होगा, क्या बोले। एक्सेलरेशन, क्योंकि अभी तक ऐसे लिफ्ट ऊपर जा रही है फिर नीचे भी आ रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन में तभी डिफरेंस में होगा। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू देखो, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू से ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, जब रेस्ट में है तो 100 है, मतलब यहाँ दबाव कितना है 100 न्यूटन, फोर्स का दबाव कितना है यहाँ पे 100 न्यूटन, है ना। हाँ यहाँ सर। पे कितना महसूस कर रहा है। अब तुम सोचो, तुम अगर जो ऐसे रखे हो, ऑब्जेक्ट सर पे रखे हो, चुपचाप खड़े हो, तब का सिचुएशन, और तुम समझो कि तुमको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना है उस ऑब्जेक्ट को, तब का सिचुएशन, और तीसरा उसी ऑब्जेक्ट को रख के नीचे लेके आना है, तब का सिचुएशन, कौन से वाले में थोड़ा हल्का महसूस करोगे, नीचे आते समय। सबसे कम नॉर्मल फोर्स कब है, मतलब नीचे आ रहा है ना। थर्ड में। अब तुम सोचो ना कि ये एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता, मान लो ये लिफ्ट टूट गया, ये लिफ्ट क्या हो गया, टूट गया। ऊपर से ही टूट गया, ऊपर से जो ज्वाइन होता है ना, ये वाला रस्सी ही टूट गया जिससे लिफ्ट जो है अटैच्ड है, वो टूट गया। अब टूट जाने के बाद इसका लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, फ्री फॉल करेगा ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, करेगा कि नहीं करेगा। हाँ सर। तो ये ब्लॉक भी तो बताओ, ये ब्लॉक भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आएगा, और उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना। अगर इसको हम छोड़ दें तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेशन नीचे करेगा ना, उससे ज्यादा से नहीं करेगा ना, हाँ सर। उससे ज्यादा से नहीं करेगा ना। तो तुम इस केस में तुम एक और क्वेश्चन बनाओ कि ये वाला अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो क्या होता, तो तुम्हें पता चलता कि 100 माइनस R3 इज इक्वल्स टू 100 और R3 0 आता। हाँ 0 आता। 0 क्यों आता, क्योंकि ये भी अपना फ्री फॉल कर रहा है, ये भी फ्री फॉल कर रहा है, मतलब ये सरफेस इसको रोक ही नहीं रहा है, ये 10 kg को ये वाला सरफेस रोक ही नहीं रहा है,
क्योंकि ये अपने खुद फ्री फॉल कर रहा है, जितना तेजी से इसको जाना है उतना ही तेजी से इसको भी नीचे जाना है कि नहीं? हाँ तो कोई यस सर। नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो सकता है, दोनों जस्ट कांटेक्ट में दिख रहा होगा, लेकिन मान लो कि कोई चीज अगर जो ये जैसे अभी इस मोबाइल पे ये चीज मैंने रख दिया, ठीक है, मोबाइल पे ये चीज मैंने रख दिया और इसको मैं धीरे धीरे नीचे लेके जा रहा हूँ, तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, भाई मुझे तुम क्यों रोक रहे हो, मुझे तो जाने दो नीचे, इसी वजह से फोर्स लग रहा है, समझे? लेकिन जब मैंने पूरा मोबाइल को ही छोड़ दिया, जो कि अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर जो छोड़ दिया तो ये क्या है, ये क्या इसको बोलेगा, भाई तू भी जा, हम मैं तो जा रहा हूँ तू भी चल, कितना जा सकता है कि नहीं? हम्म तो दोनों के बीच में कोई कोई किसी को नहीं रोक रहा है। अब क्या हो गया कि कोई किसी को रोक नहीं रहा है, दोनों साथ साथ गिरेंगे, लगेगा कि दोनों साथ साथ हैं, लेकिन जस्ट टच में तो है, लेकिन दोनों के बीच में कोई रुकावट नहीं है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन क्या है, जीरो। और जो दोनों जस्ट टच में क्यों है क्योंकि हम जानते हैं कि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, दोनों का स्पीड इनिशियल स्पीड सेम है, जब फ्री फॉल इसको करवाया जा रहा है, जब इसको छोड़ा गया उस समय दोनों का स्पीड सेम था, तो दोनों का मोशन एक ही तरह का होगा, तो दोनों जैसा पहले दिख रहा था वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? हम्म नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब एक ही आवाज है। नहीं नहीं समझ रहा है सर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है। और मान लो कि इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करवा दोगे, तब क्या होगा? इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे में 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करोगे, तब क्या होगा? तब तो ये हाथ जोड़ लेगा उस लिफ्ट को कि भाई मेरा तो मैक्सिमम 10 ही हो सकता है ना? हम्म तो ये वाला सरफेस ज्यादा तेजी से नीचे जाएगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि ये 10 केजी ऊपर वाले सरफेस में टकराएगा, क्योंकि ये वाला जल्दी पहुंचेगा ना नीचे, तो ऊपर वाले में टकराएगा, और वो और उसके बाद फिर इस 10 केजी को साथ में लेके आएगा, ऊपर वाला सरफेस जो है ना इसको साथ में लेके आएगा, हम्म अपने ही एक्सेलरेशन के साथ खींच के लेके आएगा कि चलो मेरे साथ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, समझे? हाँ हम्म सर। ये सब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हम्म, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। चलो आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है?